Hello friends, welcome to my YouTube channel Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, सभी बच्चे ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो आज का क्लास जो है, यहाँ पर हम लोग को देखना है कि पिछले क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुपिंग ऑफ सेल, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जिसमें हमने एक पॉइंट पर चर्चा कर चुका था। सेलों का सीरीज कम्बिनेशन ये हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें आपको बताने का मैंने कोशिश किया था कि जब बहुत सारे सेल हैं और सबका ईएमएफ समान है और सभी का प्रत्येक का इंटरनल रेजिस्टेंस समान है, तो उस सेल के समूह द्वारा सर्किट में करंट कितना मिलेगा। तो उसमें तीन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि पूरे सर्किट का इफेक्टिव ईएमएफ, प्रभावी विद्युत वाहक बल या कुल विद्युत वाहक बल कितना होता है, और संपूर्ण परिपथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है। और यदि दो चीज़ हम लोग जान जाते हैं, तब टोटल ईएमएफ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, तो हमें उस सर्किट में मेन करंट कितना प्राप्त होगा वह हमें प्राप्त हो जाता है। तो उसको हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे और वो बताया था मैंने सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन कब लाभदायक होगा, कब हानिकारक होगा, इस बातों पर चर्चा किया गया था, जिसमें आपको मैंने बताने का कोशिश भी किया था कि जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो, तो वैसे केसेस में सेल का सीरीज कम्बिनेशन लाभदायक होता है। और यदि इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ बताया था कि सेल का सीरीज कम्बिनेशन हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें देखा था कि सेलों की संख्या यदि बढ़ाते भी जाएंगे तो प्राप्त धारा का मान हमेशा एक सेल के धारा के बराबर प्राप्त होता है, इसीलिए वो हम लोगों के लिए हानिकारक था। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखना चाहते हैं कि सेल को आपस में जोड़ते ज़रूर हैं, लेकिन यह देखने को मिलता है कि उस सेल का ईएमएफ अलग अलग है, सेल का ईएमएफ अलग अलग है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग है। तो उसका इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, उस समूह का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, और उस समूह द्वारा करंट हमें कितना मिलेगा, इस बात पर चर्चा करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप लोग? यस। When EMF and internal resistance are different of different cells, कहता है
जब विभिन्न सेल का विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो। क्लियर हो गया बात? सेल है मेरे पास, लेकिन सबका ईएमएफ अलग अलग है और सबका आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग है, और उसको हम लोग सीरीज में कंबाइन करेंगे, तब वह सीरीज कम्बिनेशन सर्किट में कितना करंट देगा। आइए हम लोग इस पर बात करना शुरू करते हैं। हम लोग अब मान लेते हैं कि हमारे पास यह एक सेल है और दूसरा सेल यह है मेरा। इसके ईएमएफ को मान लेता हूं मैं E1, इंटरनल रेजिस्टेंस को मान लेता हूं R1, इसके ईएमएफ को मान लेता हूं E2, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेता हूं R2। इन दोनों को हम लोग सीरीज में जोड़ दिए और उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ इसको जोड़ देते हैं। तो आप गौर से देखोगे, यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि सेल, यह एक सेल हो गया आपका, या दूसरा सेल हो गया, इसका ईएमएफ E1 R1 इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये जो दूसरा वाला का E2 R2 हो गया, और ये R जो हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, बाह्य रेजिस्टेंस हो गया, बाह्य प्रतिरोध हो गया। इतना बात आप समझ रहे हो। अब यह सेल का समूह इस सर्किट में करंट भेज रहा है I। इसी I के लिए फार्मूला डिराइव करना है, ये I कितना होगा, और वह इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये जो पॉइंट मान लेते हैं हम लोग ए बी है, और यहाँ पर हम लोग ऐसे मान लेते हैं P है, Q है, S है। तो P और Q के बीच में एक सेल जुड़ा है, Q और S के बीच में दूसरा सेल जुड़ा हुआ है। अब हम लोग विचार करना शुरू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोगों ने जो पढ़ा था उस पर हम लोग फोकस करेंगे और विचार करेंगे क्या लेना चाहिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको दो केस में बताया था। जब वह डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब सर्किट में जब करंट भेज रहा है तो वह डिस्चार्ज हो रहा है, और जब उसको चार्ज करते हैं, करंट उसको देते हैं, तो उस समय दोनों समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V का मान अलग अलग बताया गया था, जिसको आपको याद रखना है। डिस्चार्जिंग के केस में हम लोग को देखना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सिंबल लेते थे V बराबर लिखे थे E प्लस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अभी ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सर्किट में करंट भेज रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, समझिएगा। तो हमारा ये बात लागू होगा यहाँ पर। और दूसरा बताया था चार्जिंग के केस में, तो V इक्वल टू बताया था आपको E, सॉरी यहाँ पर ये है माइनस होगा E प्लस I इंटू R, आपको बताया गया था चार्जिंग के केस में। क्योंकि
सेल के अंदर जो चार्ज करने का मतलब होता है, सेल के अंदर में जो एनर्जी खर्च हो रहा है वो खर्च एनर्जी सेल में स्टोर्ड हो रहा है, तो वैसे केस में वहाँ प्लस हो गया। लेकिन डिस्चार्जिंग के केस में क्या है, सेल के अंदर में जो एनर्जी खर्च हो रहा है वो हमारे लिए मीनिंगलेस हो रहा है, कोई फायदा नहीं है उससे, वो हमारे लिए हानिकारक होता है। जो सर्किट में जो चाहे बल्ब जोड़ा जाए, हीटर जोड़ा जाए, फैन जोड़ा जाए, कुछ भी जोड़ा जाए, उसको जो एनर्जी दिया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसमें कुछ कमी हो जाता है जो सेल के अंदर खर्च होता है। इसीलिए यहाँ पर ई माइनस आई आर हुआ, और चार्जिंग के केस में वह बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लस सिंबल देंगे। अभी मेरा डिस्चार्जिंग हो रहा है, इसलिए हम लोग डिस्चार्जिंग केस में इस फार्मूला को लिखेंगे। ये आपका भी क्या था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये फार्मूला आपका है। इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, अभी दोनों के लिए अलग अलग यूज करेंगे। तो हमारे पास दो सेल है, तो फॉर फर्स्ट सेल हम लोग सोचते हैं, फॉर फर्स्ट सेल हम लोग सोचते हैं, तो मैं कहूँगा यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V1 मानता हूँ मैं, और यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैं V मानता हूँ, V2, और अंतिम सिरों के बीच टर्मिनल पोटेंशियल जो कहेंगे वह V मान लेंगे हम लोग। तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में सिखाए थे कि ये V जो होगा V1 प्लस V2 के बराबर होगा, यह बात आपको सिखाया गया था। तो फॉर फर्स्ट सेल लेंगे टर्मिनल पोटेंशियल V1 इक्वल टू, हम लोग इस फार्मूला के आधार पर कहेंगे E1 माइनस आई इंटू R1। क्यों, पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो होता है, करंट में I1 I2 नहीं देंगे, सेम करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो लिखेंगे ये। अब देखेंगे इसी बात को, आप लोग जरा सा स्क्रीनशॉट ले लो, चेंज करेंगे तो V1 बराबर ये लिखोगे आप। सिमिलरली जरा सा मैं अब करता हूँ, एक स्टेप क्लियर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। फॉर सेकेंड सेल आप यहाँ पर देखना V2 इक्वल टू E2 माइनस आई इंटू R2 होगा। अब ये दोनों सेल के लिए टर्मिनल पोटेंशियल, मतलब पहला सेल है यहाँ P और Q के बीच, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वह हो गया आपका E1 माइनस आई R1, और सेकेंड वाला में Q और S के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल के बीच विभवांतर V2 बराबर आपका हो गया E2 माइनस आई R2। इतना काम करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसके यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग। हम लोग देखते हैं यहाँ पर, आप उस फिगर को बैक करके एक बार देख लो। पॉइंट ए और बी के बीच विभवांतर कितना होगा, ए और बी के बीच विभवांतर क्या है, सिंबल मैंने क्या चुना है, भी चुना है, तो वो भी का मान कितना होगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्या पढ़े हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़े थे हम लोग पॉइंट्स ए तथा बी के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस,
पॉइंट्स ए तथा बी के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे V बराबर V1 प्लस V2, आपका ये जवाब होगा। तो आप V1 V2 दोनों को देख लीजिए। V1 हो गया तुम्हारा E1 माइनस I इंटू R1 प्लस E2 माइनस I इंटू R2। अब आप देखेंगे V बराबर आपका हो जाएगा E1 प्लस E2 एक साथ आ जाएगा, माइनस के बाद I कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 आपका एक साथ हो जाएगा। इसको आप लोग एक इक्वेशन दे दो और एक इक्वेशन बना के इसको छोड़ दो। आप ये इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। अब ये देखिए, हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि जो भी सर्किट आपके पास था, अब उस दोनों सेल का प्रभावी विद्युत वाहक बल टोटल ईएमएफ मैं मान लेता हूँ ई डैश, या ये सोच लेता हूँ कि दोनों के बदले कोई एक ही सेल लेते हैं जो उन दोनों के जैसा ही काम करता है, तो उसका ईएमएफ कुछ मानते हैं और उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ मानते हैं, और उसको यहाँ जोड़ने के बाद सर्किट में ए और बी के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होता है जितना अभी हो रहा है। तो ऐसे केस में वह जो एक सेल का जो ईएमएफ होगा उसको कहेंगे प्रभावी विद्युत वाहक बल, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसको कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या प्रभावी आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। तो चलिए यहाँ पर जैसा विचार करते हैं। कहता है यदि इस परिपथ का प्रभावी या कुल विद्युत वाहक बल इफेक्टिव और टोटल ईएमएफ ई डैश मान लेते हैं हो, और तथा प्रभावी या समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे इफेक्टिव और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश हो, तो ऐसे केसेस में आप लोग कहोगे पॉइंट ए एंड बी के बीच, ए और बी के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या होना चाहिए। तो आपको देखना होगा V बराबर आपको कहना होगा E डैश माइनस I इंटू आर डैश। क्या कहना होगा? V बराबर E डैश माइनस I इंटू आर डैश कहना होगा। मतलब आप दिमाग में सेट करो, दिमाग में आप बच्चों सेट करो यहाँ पर जल्दी से।
कि यहाँ पर ये दोनों सेल सपोज कर लिए, हटा लिए और एक ही सेल लिए, और वो भी परिपथ में उतना ही करंट भेज रहा है जितना पहले दोनों मिलकर भेजता था, तो उस सेल का ईएमएफ इन दोनों के ईएमएफ का टोटल ईएमएफ कह सकते हैं या इफेक्टिव ईएमएफ कह सकते हैं, प्रभावी विद्युत वाहक बल। और इन दोनों का आंतरिक प्रतिरोध का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर सकते हैं, उसको प्रभावी आंतरिक प्रतिरोध कह सकते हैं, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कह सकते हैं। उसका सिंबल मैंने चुना आर डैश, और इस दोनों का ईएमएफ का इफेक्टिव ईएमएफ का सिंबल चुना ई डैश। तो ऐसे केस में आप बच्चे यहाँ पर लिख सकते थे भी बराबर इतना, इसको आप या इसको हाईलाइटेड करो, इसको हम इस तरह से कर दिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो गौर से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपैरिजन करते हैं, दोनों में तुलना करते हैं, तो मुझे दिखाई पड़ता है, गौर से देखिएगा, यहाँ पर ई डैश के स्थान पर यहाँ पर क्या है, E1 प्लस E2 है। गौर से आप देखो, E1 प्लस E2 यहाँ पर है ई डैश के स्थान पर, और आप कंपैरिजन करेंगे, ध्यान से देखेंगे, आर डैश के स्थान पर R1 प्लस R2 आपको दिख रहा है। तो मैं यदि कंपैरिजन करूं इक्वेशन 1 और 2 में, आप साफ शब्दों में कहोगे ई डैश इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड आर डैश इक्वल टू R1 प्लस R2। आपको बोलने में थोड़ी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तैयार है आप लोग? यस। अब चलिए जरा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ। आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मौका मिल रहा है आपको, जल्दी से कर लीजिए। चलिए, यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं जरा सा आगे बढ़ता हूँ और फाइनल पॉइंट पर पहुँचता हूँ। तो आप कह सकते हो, अब क्या कह सकते हो, इक्वेशन 1 एंड 2 में तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर आपको मिल रहा है इफेक्टिव ईएमएफ ई डैश इज इक्वल टू E1 प्लस E2। आपको यहाँ देखना है गौर से, और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश बराबर आपको मिल रहा है R1 प्लस R2। यही तो मेरे को चाहिए। अब इतना चीज़ यदि समझ गए हम लोग, तब हम लोग करंट कितना मिलेगा इस सर्किट में बता सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, तब हम लोग मेन पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। करंट का मान कितना होगा उसको हम लोग खोज लेंगे। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग एक स्टेप। अब ये बातें याद रखिएगा, सर्किट याद रखिएगा दिमाग में। अब आप बच्चों से मैं पूछूं कि रे बाबू बताओ जल्दी से, आपका एक सेल हुआ यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस हुआ आपका, इसका ईएमएफ को आपने कहा ई डैश, और इंटरनल रेजिस्टेंस को आर डैश, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। तो ये सेल इस सर्किट में करंट भेजेगा आई। तो उस आई का मान बताने के लिए आपको मैंने कहा था, इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू, आप कहोगे
यहाँ पर सेंटेंस यदि लिखना चाहते हो तो क्या होगा, अब बच्चों अब आना चाहिए I इज इक्वल टू इफेक्टिव ईएमएफ या टोटल ईएमएफ, इफेक्टिव ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट, होल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए आपको। तो आप बच्चे एकदम तैयार है यहाँ पर बोलने के लिए I इक्वल टू, आपका जवाब हो जाएगा इफेक्टिव ईएमएफ हुआ ई डैश और ये दोनों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, यहाँ पर सेम करंट दोनों में फ्लो हो रहा है, दोनों सीरीज में है। तो यहाँ पर कह देंगे R प्लस आर डैश, ये आपका जवाब हुआ। अब आप फाइनली पहुँच जाओगे I इज इक्वल टू ई के जगह पर आपने देखा E1 प्लस E2 आपने देख चुका है बाय R प्लस R1 प्लस R2 आपने देख चुका है। तो यह आपको रिजल्ट मिल गया। यहाँ पर आप एकदम कंसंट्रेट होकर देख सकते हैं इस सर्किट में करंट कितना मिलेगा, ये आपको मिल चुका। इस I का मान आपको मिल चुका, I कितना होगा, तो I का जवाब आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन देखेंगे हम लोग, ऐसा भी परिस्थिति आ सकता है कि सर सेल का ईएमएफ जो कनेक्शन है प्लस से माइनस से फिर प्लस माइनस जोड़े हैं, तो ऐसा हुआ, लेकिन सेल को उलट दे तब क्या अंतर हो जाएगा, आप गौर करके देखेंगे। नोट करके यहाँ पर एक बात लिख देता हूँ, सेल का कॉम्बिनेशन ऐसा हो, ऐसा सेल है आपके पास, ये प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस आपका है, और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, इसका ईएमएफ E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये E2 है, ये R2 है। और इस समय जो सेल इस सर्किट में करंट भेजेगा वह करंट यदि I मानते हम लोग, तो उस I का मान क्या होना चाहिए, आप बच्चों को थोड़ा विचार करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर इफेक्टिव ईएमएफ जो हो जाएगा, इस केस में इफेक्टिव ईएमएफ जो हो जाएगा ई डैश, ये बदल जाएंगे और ई डैश बराबर आपको कहना होगा E1 माइनस E2 कहना होगा। क्यों यहाँ पर सोचा जा रहा है कि करंट का दिशा यदि ये दिखाया गया है, मतलब ये मान के समझना होगा E1 इज ग्रेटर देन E2। यहाँ पर फाइनली देना होगा करंट का दिशा यदि ये दिखाए हम लोग, तो मानना पड़ेगा E1 ग्रेटर देन E2, मतलब हो गया। लेकिन ये इधर करंट भेजना चाहेगा और ये इधर करंट भेजना चाहेगा, प्लस से माइनस की ओर निकलता है करंट, लेकिन इसका इच्छा इधर होगा और इसका इच्छा इधर होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहता होगा। लेकिन फिर भी करंट यदि हम इस दिशा में दिखाए हैं तो ये ज़्यादा, इसका ईएमएफ ज़्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में। और इस केस में इस सर्किट का इफेक्टिव ईएमएफ प्रभावी विद्युत वाहक बल पूछा जाएगा। तो माय डियर बच्चों, प्रभावी विद्युत वाहक बल कई बार लिख चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा सोचते नहीं भी लिखेंगे तो मेरा प्यारा प्यारा बच्चा समझ लेगा, और नहीं समझेगा तो हिंदी भी लिख दिए। इस सर्किट का प्रभावी विद्युत वाहक बल ये हो जाएगा। और तब यहाँ पर जब आप करंट लिखोगे, तब इन दिस केस करंट का फार्मूला जो होगा I बराबर आपका हो जाएगा E1 माइनस E2 बाय R प्लस R1 प्लस R2।
ये हमारा हो जाएगा इस केस में। आप देखो 3 नंबर में, और ये इसका नंबर दे देते हैं 4। इस 3 और 4 में कुछ आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, आप इसको गौर से देखिएगा। 3 नंबर और 4 नंबर में अंतर हो गया। ये था सीरीज कम्बिनेशन के बारे में बातें। तो सीरीज कम्बिनेशन में जब दोनों सेल अलग अलग है तो इस तरह से सोचेंगे सारी बातें, और करंट का वैल्यू सर्किट में कैलकुलेट करेंगे। अनेकों क्वेश्चन दुनिया में आ चुका है इस कंसेप्ट पर, आपको भी याद रखना है फॉर फ्यूचर। रेडी है आप लोग? तैयार है? तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा सेलों का सीरीज कम्बिनेशन का कहानी समाप्त। अब यदि कहता है गुरुजी, यदि इसी सेल को हम लोग पैरेलल में जोड़ दें तब क्या होगा? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपने सीख लिया होगा। अब जैसे मैं सीख लिया यहाँ तक, तुरंत इस पर कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप लोग इसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो मैं मान लिया कि आपने यहाँ तक कर लिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, आप लोग जवाब देंगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की तरह। आपके पास यह सेल है, ये सर्किट बना हुआ है, सिक्स वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 1 ओम है, और ये दूसरा सेल है, इसका EMF E2 ये आपका मान लीजिए 12 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 मान लीजिए 2 ओम है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो R है वह तुम्हारा मान लीजिए आप लोग 40 ओम है। आप लोग हमको बताइए इस सर्किट में करंट I का मान कितना होगा? इस सर्किट में करंट I का मान कितना होगा? आप लोग आराम से बता सकते हैं, जल्दी बताइए। I का मान वाट। तो आप आराम से हमको I का मान बता सकोगे, बता दोगे तो बस हम लोग कह देंगे। यहाँ पर 2-3 चीज़ पूछ सकता है। पहला नंबर, इफेक्टिव EMF बताइए कितना होगा? आपका जवाब हो जाएगा E डैश इक्वल टू E1 प्लस E2। डायरेक्ट आप बोलेंगे, और E डैश बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्लियर रूप से हम लोग कहेंगे 6 + 12 बराबर, 6 + 12 बराबर, आपसे पूछूंगा मैं, आपका जवाब हो जाएगा 18 वोल्ट। अब कहेंगे दूसरा बात, करंट का मान क्या होगा? मेन करंट या इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सर्किट, इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट I कितना होगा? तो प्यारे बच्चों, I का जवाब आपने देखा था E1 प्लस E2 बाय R प्लस R1 प्लस R2। आप आराम से जवाब देने के लिए तैयार हैं। E1 हो गया आपका, यह 18 हो गया आपका, बाय R हो गया आपका 40 प्लस 1 प्लस 2, तो 18 बाय 43 एम्पियर आपका आंसर हो गया। चलिए, ये बात आपका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में आपसे थोड़ा सा प्यार से चेंज करके पूछ देगा, आपसे पूछ देगा रेजिस्टेंस वही है और सेल को मैं पलट देता हूँ। इस सेल को ऐसे कर दिया मैंने,
सारे वैल्यू वही है, क्वेश्चन यही है, सिर्फ चेंज कर दिया मैंने। यहाँ पर बताइए आप लोग करंट का दिशा किधर होगा और इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा। तो ये E1 आपका वही है 6 वोल्ट है, और ये E2 तुम्हारा 12 वोल्ट है, और ये R1 तुम्हारा 1 ओम है, ये R2 तुम्हारा 2 ओम है, और ये 40 ओम है। सब चीज़ वही है, करंट का दिशा बताना है और करंट का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर इफेक्टिव ईएमएफ पूछा जाए आपसे, ई डैश का वैल्यू क्या लिखना चाहिए, आप लोग जवाब दे सकते हैं, कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर ई डैश का जो वैल्यू हो जाएगा, आप कहोगे सर E2 माइनस E1 कहना होगा, क्योंकि मैं देखा कि बड़ा कौन है, तो बड़ा तुम्हारा E2 है, तो E2 माइनस E1, तो 12 घटाओ 6 बराबर 6 वोल्ट हो जाएगा आपका। और तब यहाँ पर करंट I बराबर क्या होगा, इफेक्टिव ईएमएफ में ये हो जाएगा 6 बाय, वो वही होगा 40 प्लस 1 प्लस 2 सेम होगा, I इक्वल टू हो जाएगा 6 बाय 43 एम्पियर हो जाएगा। तो करंट का वैल्यू देखिए घट गया इस बार, यहाँ जो करंट था और यहाँ जो करंट होगा घट गया। क्यों घट गया, आपने सेल को पलट दिया, सेल को उल्टा जोड़ दिया, क्योंकि जोड़ने का जो कम्बिनेशन होना चाहिए, एक का माइनस दूसरे के प्लस से, फिर दूसरे का माइनस तीसरे के प्लस से, लेकिन यहाँ पर आपने प्लस प्लस को जोड़ दिया। तो ऐसे केसेस में इफेक्टिव ईएमएफ का मान, प्रभावी विद्युत वाहक बल का मान घट जाता है। अब करंट किधर फ्लो करेगा इस सर्किट में आपको डिसाइड करना होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसका जवाब देंगे आप लोग जल्दी से। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस सर्किट में करंट का बोलो, ये जो बताया आई, ये आई क्या होगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक। तो चलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, एकदम दिमाग लगा देना है। उन दोनों में सेल का जो बड़ा ईएमएफ है उसका करंट भेजने का नेचर किधर है, उसका करंट फ्लो कराने का नेचर किधर होगा, तो प्लस से माइनस की ओर, यही दिखाना होगा। इसका नेचर ये है इस दिशा में, तो पूरे सर्किट में भी यही करंट फ्लो करेगा, आपको जरा सा भी विचार में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर करंट जो हो जाएगा इस दिशा में हो जाएगा, इस तरह से सोचेंगे, क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस फिगर में यहाँ पर क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अब एक नियम बन गया यहाँ पर, सर कहीं पर बहुत जटिल सर्किट आएगा मेरे पास और उसमें करंट का दिशा पूछा जाए, तो मुझे देखना होगा इफेक्टिव ईएमएफ, बहुत सारे सेल में बहुत है, इफेक्टिव ईएमएफ का मान कुछ होगा, और उस इफेक्टिव ईएमएफ में देखेंगे जो भी वैल्यू होगा उसी के कारण करंट फ्लो होगा। तब उसमें हमको देखना है कि E2 बड़ा है E1 से, तो यहाँ पर हमें देखना है कन्फर्म रूप से E2 जिधर करंट भेजना चाहता है, मतलब प्लस से करंट निकलता है, उसी दिशा में करंट फ्लो होगा। इसको दिमाग में सेट रखना है आपको। अब देखिए इफेक्टिव ईएमएफ जब आप निकाल रहे हो तो बड़ा मज़ेदार सब चीज़ है, यहाँ पर गंभीर से समझना है। जब ये बात आपने लिखा और करंट की दिशा को आप देखे हो, तो देखना गौर से, इसका करंट फ्लो कराने का ये नेचर होगा, तो ये नेचर है, लेकिन करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है, तो इसके ईएमएफ के आगे में ना माइनस लिखा है, E1 के आगे में माइनस आया है, ध्यान से सुनिएगा। तो अब यहाँ पर हमको अचानक कोई सर्किट रहेगा और उसमें वैल्यू नहीं दिखा रहे, करंट का डायरेक्शन फिक्स रहे, और तब किसी के ईएमएफ को पॉजिटिव निगेटिव लेना हो, तो वैसे केसेस में आपको ध्यान रखना है कि जिसका नेचर करंट फ्लो होने के अगेंस्ट करंट फ्लो कराने का नेचर हो, मतलब इस सर्किट में करंट फ्लो हुआ क्लॉकवाइज और ये करंट फ्लो कराना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका पहला सेल का ईएमएफ करंट भेजने का नेचर
सर्किट में करंट के अपोजिट में है, इसीलिए इसका ईएमएफ माइनस में हुआ और इसका ईएमएफ पॉजिटिव हुआ। जिस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है उधर ही करंट भेजना चाहता है, इसलिए उसका ईएमएफ को पॉजिटिव लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हुआ, आगे जाके बड़ा बड़ा सवाल बनाएंगे तब ये काम देगा, मज़ा भी आएगा। इसको ध्यान में खाली रखना है आपको। तो मैं प्रोसेस से इसमें करंट फ्लो किया, करंट का वैल्यू निकाला। अब निकल गया जब, तब मैं एक निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं। यदि करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है लेकिन इसका नेचर इधर करंट फ्लो कराने का है, इसीलिए इसका ईएमएफ निगेटिव लेंगे। और इसमें करंट फ्लो इधर हो रहा है और इसका फ्लो कराने का नेचर भी, इसका भी नेचर इधर ही है, ध्यान दीजिएगा गौर से। इसका नेचर करंट फ्लो कराने का इधर ही है, तो मैं कहूँगा जो करंट का डायरेक्शन है ओरिजिनल में उस दिशा में जिसका ईएमएफ करंट भेजने का नेचर है उसका ईएमएफ पॉजिटिव, और जिसमें उसका अपोजिट होगा उसका ईएमएफ निगेटिव होगा। तो दैट्स ऑल, इतना आपको याद रखना था। ये सेल का था सीरीज कॉम्बिनेशन में, जब वो डिफरेंट रहेगा तब। तो इस तरह से और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जवाब देने का कोशिश करेंगे। करेंगे तो प्यारे बच्चों यहीं खड़ा रहो ना, यहीं खड़ा रहो, तैयार हो। हाँ, हम एक क्वेश्चन छोटा सा पूछते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने लाइफ में टॉर्च के बारे में। ये आपका टॉर्च मान लेते हैं। यहाँ पर आप देखते हो बैटरी लगा रहता है। हमने ये बदलाव ला दिया, इसका प्लस यहाँ है, माइनस यहाँ है, प्लस यहाँ है, माइनस यहाँ है, प्लस यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस और प्लस कर दिया। अब आप बताइए ये टॉर्च लाइट देगा कि नहीं? टॉर्च लाइट देगा कि नहीं, आपको जवाब देना है। तो यहाँ मैंने बैटरी पलट दिया है, एक बैटरी को, एक सेल को पलट दिया है। आप क्या सोच पाओगे? ये 1.5 वोल्ट का है, ये भी 1.5 वोल्ट का है, ये भी 1.5 वोल्ट का है, ये भी 1.5 वोल्ट का है, सब 1.5 वोल्ट का बैटरी है यहाँ पर। तो क्या यहाँ करंट जीरो होगा? करंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ए नंबर में ये ऑप्शन है, बी नंबर में ये ऑप्शन है, आप दोनों को में से एक को चुनना है। करंट फ्लो होगा, बल्ब जलेगा या नहीं? तो अधिकांश बच्चे जवाब दे देंगे कि सर करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन नहीं, ये जवाब नहीं होगा। करंट जीरो नहीं होगा, करंट का मान कुछ होगा। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा और ये सही होगा। अब इसके पीछे रीजन है कि यदि टोटल ईएमएफ या इफेक्टिव ईएमएफ ईडस बराबर, तो इस दिशा में करंट फ्लो होने का है और सब इस दिशा में है, ये तीनों का ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे और इसका उल्टा दिशा में हो रहा है, इसका ईएमएफ निगेटिव लेंगे। 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 माइनस 1.5, तो टोटल ईएमएफ इफेक्टिव ईएमएफ आपका हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 3 वोल्ट हो जाएगा। यदि ये 3 वोल्ट हो जाएगा तो करंट आई बराबर कितना होगा? तो सर ईएमएफ का मान यदि जीरो नहीं है, यहाँ पर देखा गया सिंस ई डैश नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर आई नॉट इक्वल टू जीरो, आई भी जीरो नहीं होगा। तब आई होगा कितना? आई होगा कितना? तो उसके लिए रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए, तभी निकाल पाएंगे। हमें रेजिस्टेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ मैंने पूछा था करंट फ्लो होगा या नहीं, बल्ब लाइट देगा कि नहीं, ये मैंने पूछा था।
तो आपको कहना होगा यस बल्ब लाइट देगा, बल्ब लाइट देगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो नहीं होने के पीछे कंसेप्ट है कि ईएमएफ इफेक्टिव ईएमएफ का मान 0 होना चाहिए या इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो जाना चाहिए, तो वैसे केसेस में भी हो सकता है। लेकिन अभी जनरली मैं ईएमएफ पर फोकस कर रहा हूँ, विद्युत वाहक बल पर फोकस कर रहा हूँ, इसीलिए ये बातों को ध्यान में रखेंगे। चलिए ओके, समझ गए होंगे आप लोग, कंप्लीट। अब फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय।